नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि बीएचयू वर्ल्ड की टीम आप लोगों के लिए श्योर सक्सेस सीरीज लाई थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। उसमें हम लोग बहुत सारे कोर्सेज में जो बीएससी एजी है, बीएससी मैथ, बायो, सभी के जो बीएचयू में क्वेश्चन पूछे गए उनको क्वेश्चन को सॉल्व करा रही है। और केवल उस क्वेश्चन को ही नहीं देख रही है, उसके पीछे आगे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सबको पूरे अच्छे से हम लोग क्वेश्चन में उसको डिस्कशन कर रहे हैं। हम लोग स्टार्ट किए हैं एग्रीकल्चर में इससे पहले 3 वीडियो आपको मिल चुका है। इससे पीछे हम 3 वीडियो को देख चुके हैं, उनमें करीब लगभग 15 से 20 क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व किए थे और उसमें हम देखे थे कि कौन सा क्वेश्चन कैसे पूछा, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। और जो इसके बाद आपको क्वेश्चन मिलने वाला है, जितने भी हम प्रीवियस ईयर वीडियो में जो क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं उसी से कुछ ना कुछ उससे संबंधित क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप प्ले स्टोर में जाके पहले इन 3 वीडियो को देखिए, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन आपको अब मिलेगा अब सब का सब क्वेश्चन पिछले से कुछ ना कुछ उसका संबंध होगा। तो लेकिन चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर में हम लोग का चौथा वीडियो आज है किस पर, एग्रोनॉमी का आज हमारा चौथा वीडियो है। चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि उससे पहले देखते हैं कि हमें करना क्या है, हमें इस वीडियो का हमारा मोटिव क्या है, मतलब कि आप लोगों को हम लोग क्या दिखाना चाहते हैं। मतलब यह कि इस क्वेश्चन से यदि आप कर रहे हैं तो आप यदि पहले से तैयारी नहीं कर रहे हैं, पहले अगर तैयारी नहीं किए हैं तो अभी भी इस वीडियो को देख के भी आप लोग करीब 80% क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग केवल क्वेश्चन को ही नहीं देखें, क्वेश्चन के इर्द गिर्द जितनी भी बातें होगी हम सबको उस बात को डिस्कशन करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इस क्वेश्चन को केवल हम आंसर देख के नहीं निकलने वाले हैं, इस क्वेश्चन के सभी कॉन्सेप्ट को हम लोग अच्छे से क्लियर करेंगे। तो इसे करने से पहले हम देखते हैं कि जो हम लोग का ये सीरीज चला है उसका पहले एकदम लोगो क्या है। दिख रहा है आपको कि करके दिखाना है, मतलब कि हमें इन वीडियो के थ्रू ही, जो वीडियो आपको मिल रहा है इन वीडियो के थ्रू ही इतनी आपको मेहनत करनी है कि हमें बीएचयू को क्वालिफाई करना है। केवल इन वीडियो से आपको सभी कोर्सों की वीडियो मिलेगी, जैसे कि एग्रोनॉमी हुआ, इसके बाद मैं जेनेटिक दूंगा, उसके बाद आपको हार्टिकल्चर मिलेगा, सॉइल साइंस मिलेगा, एनिमल हस्बेंड्री, इस तरह के जितने भी यहाँ पे ब्रांचेज है सभी ब्रांचेज के क्वेश्चनों को सॉल्व कराया जाएगा, ताकि आप लोग यदि आप पहले से नहीं पढ़ें तभी केवल इस वीडियो को देख के उसको अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर ले और बीएचयू में अपनी एंट्री कर ले। तो चलिए जो हम लोग का लोगो है करके दिखाते हैं आप लोग। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ सल्फर फर्स्ट अपीयर ऑन। सल्फर की कमी का लक्षण सबसे पहले दिखाई देता है। एक क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डिफिशियंसी ऑफ सल्फर, सबसे पहले सल्फर की डिफिशियंसी प्लांट के किस पोर्शन पे दिखाई देती है। आपके पास ऑप्शन है यंगर लीव्स नई पत्तियों पे, ओल्डर लीव्स पुरानी पत्तियों पर, मिडल लीव्स मध्य पत्तियों पर, और नन ऑफ दीज उपरोक्त में से किसी पर भी नहीं। तो चलिए आप एकदम विद इन द 1 सेकेंड या 2 सेकेंड में इसका आंसर दीजिए। मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ रहा हूँ कि डिफिशियंसी सिम्टम ऑफ सल्फर फर्स्ट अपीयर ऑन, मतलब कि सल्फर की कमी का लक्षण सबसे पहले प्लांट के किस भाग पे दिखाई देता है। यंगर लिप्स पे, ओल्डर लिप्स पे, मिडिल लिप्स से, या नन ऑफ दीज। चलिए इसका आप आंसर दीजिए। यंगर लिप्स, ओल्डर लिप्स, मिडिल लिप्स, या नन ऑफ दीज। देखिए यहाँ भी अभी मैं आपको कुछ बताऊँ किस पर सबसे पहले सल्फर कमी दिखाई देती है। इसको आंसर देखने से पहले थोड़ा सा इस पर नज़र डालिए। आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले सल्फर आपको कहाँ मिला है, सल्फर आपको कहाँ दिख रहा है। देखिए यहाँ पे क्लासीफाई कर रहे हैं। चलिए इस वीडियो को देख लिए, इस पिक को। चलिए पीछे आप बताइए सबसे पहले किस लीफ पर दिखाई देगा। यंगर लीफ, क्या नई पत्तियों पर, एकदम नई पत्तियों पे, या कुछ ओल्डर पे, या कुछ मिडिल लीव्स पे। ऐसा होता है कि देखिए यंगर लीव्स और यहाँ पे मिडिल लीव्स 2 दिखाई दिया है, तो सबसे पहले जो होता है वो न्यूली पत्तियों पे दिखाई देता है। कब? न्यूली, जो एकदम नई पत्ती नहीं होती उससे नहीं, उससे जो कुछ थोड़ा सा कम होती है। जो नई पत्ती आती है, नई पत्ती आने के बाद जब उसका रेंज 10 से 15 दिन रहता है उसको बोलते हैं न्यूली लीफ। तो सबसे पहले सल्फर की कमी कहाँ दिखाई देगी, एंगर लिप्स पे। ये आपका राइट आंसर है। चलिए आइए देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। सपोज दैट ये आपके पास एक प्लांट है, पूरा पेड़ है, पेड़ का सपोज दैट कि इसके नीचे भी अब यहाँ से लीफ आना शुरू हुआ है, इसके नीचे इसका रूट होगा, इसका नीचे जो इसका स्टेम सब कुछ इसके नीचे। हम केवल वहाँ से देखेंगे जहाँ पे पत्तियाँ आना शुरू होती हैं। देखिए इस पोर्शन को हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, जो आपको दिख रहा है बोरान और कैल्शियम, इस पोर्शन को हम लोग ब्रेक कर रहे हैं। फिर आइए
इसको भी हम लोग ब्रेक कर रहे हैं। और एक आपका ये अलग है, हम इसको अभी बताएंगे कि कौन सा कैसा है। तो देखिए जो एकदम न्यूली पत्ती होती है, जो एकदम करंट में लीफ आती है, जिसको बोलते हैं आप लोग पार्सिव लीफ या पार्शियल लीफ, तो जो सबसे एकदम न्यू लीफ होती है, एकदम न्यूली लीफ, जो एकदम जो आपकी लीफ हुई कि सपोज दैट कि 1-2 दिन की आई है, उसको हम बोलेंगे कि एकदम ये हमारी न्यूली लीफ है। उसके बाद जो आपकी बीच में पड़ेगी, जो उससे नीचे आएगी, उसको आप क्या बोलेंगे, उसको आप बोल सकते हैं यंगर लिप्स। इसको हम यंगर लिप बोल सकते हैं, यंगर लिप्स। फिर उसके नीचे जो देखिए जो बस केवल जिंक दिख रहा है, जिंक का पोजीशन हम करेंगे मिडल लिप पे, मिडल लीफ। और जो लास्ट का पोर्शन आपको बीच रहा है, इसको बोलेंगे हम लोग ओल्डर लीफ, ओल्डर लीफ। अब देखिए इसको हम कैसे पता कर पाएंगे, क्या ये सर हमें आप क्या बता दिए तो कुछ मतलब ये समझ नहीं आया। मतलब इसका मतलब ये है कि जो जितने भी प्लांट होते हैं, प्लांट पर यहाँ हम न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी को देखेंगे कि किस पोर्शन पे किस न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी सबसे पहले दिखाई देती है। ये हम लोग का मेन मोटिव है कि हम लोग डिफिशियंसी देखेंगे प्लांट पे कि किस न्यूट्रिएंट की कमी प्लांट के किस भाग पे सबसे पहले दिखाई देती है। तो देखिए बोरान और कैल्शियम, बोरान और कैल्शियम की डेफिशिएंसी प्लांट में हमेशा एकदम जो नई लीफ आती है, न्यूली लीफ, जिसको बोलेंगे न्यूली लीफ, उस पर उसकी डेफिशिएंसी हमेशा दिखाई देती है। कैल्शियम और बोरान की डेफिशिएंसी कहाँ पर दिखाई देगी, सबसे एकदम न्यूली लीफ, जो नई लीफ आती है। आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि सबसे नई लीफ पे कौन सी पत्ती का कमी, किस न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी दिखाई देती है, तो कैल्शियम और बोरान की। फिर उसके नीचे आइए, उसके नीचे क्या बोलेंगे हम लोग, यंगर लिप्स। यंगर लिप्स में क्या क्या आपका आएगा, आपका आएगा कापर, आयरन, मैग्नीज और सल्फर। इसको हम लोग ट्रिक बोलते हैं काफ़ी मन से। अगर आप ट्रिक अपना बना सकते हैं तो बना लीजिए काफ़ी मन से। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा कि न्यूली लीफ पे कौन कौन से न्यूट्रिएंट की कमी दिखाई देती है, तो देखिए नई लीफ पे सल्फर की, मैग्नीज की, आयरन की और कापर की, इन 4 न्यूट्रिएंट की कमी सबसे पहले दिखाई देती है। सल्फर, मैग्नीज, आयरन और कापर। हम लोग का क्वेश्चन भी था कि न्यूली लीफ पे, सॉरी यंगर लीफ पे सबसे पहले किस न्यूट्रिएंट की कमी दिखाई देगी। देखिए आपको सल्फर हो गया। अब ट्रिक इसको याद कर सकते हैं कि जो नई पत्तियां होती है उस पर किस किस न्यूट्रिएंट की कमी होगी, तो हम देखें कैल्शियम और बोरान की। फिर आप आए यंगर लीफ पे कि यंगर लीफ पे सबसे पहले किस न्यूट्रिएंट की कमी दिखाई देगी, तो काफ़ी मन से, मतलब कापर, आयरन, मैग्नीज और सल्फर। अब पूछेगा कि कौन सा न्यूट्रिएंट मध्य पत्ती पे उसकी कमी दिखाई देगी। प्लांट के मिडिल लीफ पे किस न्यूट्रिएंट की कमी सबसे पहले दिखाई देती है, तो ये कही आपका है जिंक। जिंक एक ऐसा न्यूट्रिएंट है, केवल जिंक एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसकी कमी हमेशा कहाँ पर दिखाई देती है, मध्य पत्ती पे, मिडिल लीफ पे। नई पे एकदम बोरान और कैल्शियम, और आपका जो यंगर है उस पर काफ़ी मन से, और इस पर आया मिडिल पे, तो इसमें आप क्या देखेंगे, जिंक की कमी सबसे पहले दिखाई देती है। अब आते हैं हम लोग ओल्डर लीफ पे, पुरानी पत्ती पे। ओल्डर का हिंदी होता है पुरानी पत्ती, पुरानी पत्ती। पुरानी पत्ती पे किस किस न्यूट्रिएंट की कमी दिखाई देती है, तो यहाँ पर देखिए पहले आपको मिल क्या रहा है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम। ये 5 ऐसे न्यूट्रिएंट है जिनकी कमी हमेशा कहाँ पर दिखाई देगी, सबसे पुरानी पत्तियों पे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग प्लांट में न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी को देखते हैं कि किस किस पोर्शन पे किस किस न्यूट्रिएंट की कमी सबसे पहले दिखाई देगी। तो जैसे ही बात करेंगे सबसे नई पत्ती पर, जो एकदम तरोताज़ा पत्ती आती है, उस पार्ट पे, उस जगह पे किस न्यूट्रिएंट की कमी दिखाई देगी, कैल्शियम और बोरान की। हमेशा आपको पता है कि पोलन की जहाँ बात आती है वहाँ बोरान की बात हम जरूर करते हैं। तो कैल्शियम और बोरान की डेफिशिएंसी किस पोर्शन पे दिखाई देगी, सबसे नई पत्तियों पे। कैल्शियम जिसको काफ़ी मन से बोलते हैं, कापर, आयरन, मैग्नीज और सल्फर, इसकी डिफिशियंसी किस पोर्शन पे दिखाई देगी, यंगर लीफ पे। इसकी कमी हमेशा यंगर लिप्स पे दिखाई देगी। फिर उसके बाद आइए कि मध्य पत्ती पे, मिडिल लीफ पे सबसे पहले किस न्यूट्रिएंट की कमी दिखाई देगी, वहाँ आपको हो जाएगा जिंक। जिंक की जिसकी जस्ता की कमी हमेशा कहाँ पर शो करती है, मिडिल लिप पे। और जब सब क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि पुरानी पत्ती पे, ओल्डर लीफ पे सबसे पहले किस न्यूट्रिएंट की कमी दिखाई देती है, तो एनपीके, प्राइमरी न्यूट्रिएंट। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ न्यूट्रिएंट एनपीके क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। तो प्राइमरी में क्या क्या पाए थे आप, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम।
अब उसके बाद मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम, इसकी डिफिशियंसी कहाँ शो करती है, हमेशा और हमेशा ओल्डर लीव्स पे। चलिए आइए इस न्यूट्रिएंट की कमी से कौन सा रोग होता है थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि ये जो न्यूट्रिएंट का जो पोजीशन होता है कौन बताया था, कौन साइंटिस्ट ने बताया था कि हाँ इस न्यूट्रिएंट की पोजीशन यहाँ पर हो सकती है। तो आप एक नाम सुने होंगे, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी, जिसको बोलते हैं अनिवार्यता का सिद्धांत। पहले तो मुझे आप ये बताइए कि अनिवार्यता का सिद्धांत होता क्या है और कौन दिया था, पहले ये बताइए कौन दिया था। तो जैसे ही बात करेंगे क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी की कि कौन दिया है, तो एक साइंटिस्ट है आर्नन एंड स्टाउट, 1939 में इनके द्वारा ही यह सिद्धांत दिया गया। एक क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछता है कि क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी वाज गिवन बाय द आर्नन एंड स्टाउट, किस ईयर में, 1939 में। यहाँ सॉल्व करते हैं। अब बात करते हैं कि जो क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी है ये कितने सिद्धांत अपने दिए थे। तो क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी के अनुसार, मतलब कि आर्नन एंड स्टाउट के अनुसार इन्होंने 3 सिद्धांत बताए थे। 3 सिद्धांत। पहला सिद्धांत यहाँ पर आपको दिख रहा है कि पहला सिद्धांत क्या है, द अब्सेंस ऑफ एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट मेक इट पॉसिबल फॉर द प्लांट कंप्लीट द वेजिटेटिव एंड प्रोडक्टिव स्टेज ऑफ इट्स लाइफ साइकिल। पहला स्टेज आर्नन स्टाउट के द्वारा सिद्धांत यह बताया गया था कि यदि किसी भी प्लांट में किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी हुई तो उस न्यूट्रिएंट की कमी होने के कारण वो प्लांट अपना पूरा रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव अपने मतलब लाइफ साइकिल ही पूरा नहीं कर पाएगा। पहला सिद्धांत यह हुआ कि किसी भी न्यूट्रिएंट की अगर कभी किसी भी प्लांट में हुई तो वह प्लांट अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता है। ये पहला सिद्धांत था। पोषक तत्व के बिना पादप अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकते हैं। पहला सिद्धांत देख लिए कि द एब्सेंस ऑफ न्यूट्रिएंट द प्लांट कैन नॉट बी कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, वो अपने लाइफ साइकिल को कभी भी पूरा नहीं कर सकते हैं यदि आपको जो 17 एलिमेंट बताए गए थे इनमें से किसी भी एलिमेंट की कमी प्लांट को हुई तो। ये पहला सिद्धांत आप याद कर लीजिएगा इसको अच्छे से। ठीक है, दूसरा सिद्धांत क्या कर रहा है कि द डेफिशिएंसी इज स्पेसिफिक to the element and can be prevented or corrected only by the supply that element। यह क्या पूछ रहा है कि दूसरा सिद्धांत यह बोल रहा है कि पौधे में सामान्य रूप से एक विशिष्ट पोषक तत्व की कमी को उसी पोषक तत्व के द्वारा उसको ठीक किया जा सकता है। तो इसको सरल और सिंपल भाषा में यह कहेंगे कि आर्नन एंड स्टाउट का जो दूसरा सिद्धांत है, दूसरा सिद्धांत यह कह रहा है कि यदि किसी भी प्लांट में किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी हो रही है तो वह जो कमी हुई उस न्यूट्रिएंट की कमी केवल वही न्यूट्रिएंट पूरा कर सकता है जो उसकी कमी होगी। सपोज दैट आपके जो प्लांट एक हुआ, प्लांट में आप सपोज दैट किसी नाइट्रोजन की कमी हुई तो क्या इस नाइट्रोजन की जगह क्या हम सल्फर से उसकी पूर्ति कर सकते हैं? नहीं। अगर नाइट्रोजन की कमी है तो वहाँ पर हम नाइट्रोजन की सप्लाई से ही उसको उस कमी को पूरा कर सकते हैं। तो आर्नन एंड स्टाउट का जो दूसरा सिद्धांत यही कर रहा है कि यदि किसी भी प्लांट में किसी भी पेड़ में एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की कमी हो रही है तो उस न्यूट्रिएंट की कमी केवल उसी न्यूट्रिएंट के सप्लाई से ही पूरा किया जा सकता है। ये आर्नन एंड स्टाउट का दूसरा सिद्धांत था। और तीसरा देखते हैं तीसरा क्या होता है। तो तीसरा सिद्धांत कहता है कि द एलिमेंट इज इन्वॉल्व डायरेक्टली इन द न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट। तीसरा सिद्धांत यह कर रहा है कि पोषक तत्व पौधों के मेटाबॉलिज्म हिंदी में देखिए चयापचयी कार्यों में भूमिका निभाता है। मतलब कि जितने भी न्यूट्रिएंट आप पढ़ें 17 न्यूट्रिएंट, इन 17 न्यूट्रिएंट का जो कार्य होता है वो उस प्लांट के मेटाबॉलिज्म के अंदर ही उस पूरा कार्य करता है। जो ये 17 न्यूट्रिएंट पढ़े तो देखिए हम लोग इस पोर्शन इस स्लाइड में क्या देखेगी, यहाँ पर पाए कि पहला क्वेश्चन था कि सल्फर की डिफिशियंसी कहाँ पर दिखाई देती है उसको देखें, फिर उसके बाद देखें कि जो डिफिशियंसी होती है ये सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने बताए थे। तो नाम देखेंगे आर्नन एंड स्टाउट। किस सिद्धांत के अनुसार? क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी के अनुसार। क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी के अनुसार यहाँ पे 3 सिद्धांत दिए गए थे। पहला सिद्धांत था कि कोई भी प्लांट किसी भी तत्व के कमी के कारण अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाएगा। और दूसरा था कि यदि उस प्लांट में किसी भी स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की कमी हो रही तो उसकी जो पूर्ति होगी केवल वही न्यूट्रिएंट पूर्ति कर सकता है। और तीसरा था कि किसी भी जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनका काम प्लांट में डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म में होता है। चलिए तो सिद्धांत थे और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी देखते हैं कि किस तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है। पहला है कि डिजीज ड्यू टू द डिफिशियंसी। देखते हैं कौन सा, नाइट्रोजन की कमी से पहले कौन सा रोग होगा। यदि प्लांट में यदि किसी भी पेड़ में नाइट्रोजन की कमी हुई
तो वहाँ पे क्या आपको दिखेगा, वो प्लांट पीलापन होना शुरू हो जाएगा। तो नाइट्रोजन की कमी से पीलापन, येलोइंग होना शुरू हो जाता है। क्या होगा, येलोइंग होना शुरू हो जाएगा। येलोइंग होना शुरू हो जाएगा। और क्या हो सकता है, और बटनिंग इन कॉलीफ्लावर। आपको पता है कि कॉलीफ्लावर में बटनिंग किसके कारण होती है, तो नाइट्रोजन के कमी के कारण। फूल गोभी में जो बटनिंग होती है, जो फूल गोभी का जो बड होता है छोटा, किसके कारण होता है, नाइट्रोजन के कमी के कारण। यहाँ से क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा कि बटनिंग किसके कारण होती है, तो नाइट्रोजन के डिफिशियंसी के कारण। कभी कभी यदि पूछ देगा कि नाइट्रोजन के अधिकता से क्या होगा, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि अधिकता से, नाइट्रोजन की अधिकता हो गई तो किसी भी प्लांट में नाइट्रोजन की अधिकता होगी तो उसमें क्या होगा, वो प्लांट बहुत ही ज़्यादा हरा दिखाई देगा। क्या देखा, बहुत ज़्यादा हरा दिखाई देगा। और क्या होगा, जो उसकी मैच्योरिटी होती है, जो उसकी परिपक्वता अवस्था होती है, उसमें लेट होता है, डिले इन मैच्योरिटी, मतलब कि वो लेट से पकेगा। ये इस नाइट्रोजन के अधिकता के कारण। और कमी के कारण देखें कि येलोइंग होगा और क्या होगा, बटनिंग इन कॉलीफ्लावर। दो आपको डिजीज देखे। अब देखते हैं कि फास्फोरस की कमी के कारण क्या होता है। फास्फोरस के कमी के कारण प्लांट में क्या होता है, तो यहाँ पे ब्रॉन्जिंग अपीयर्स ऑन ओल्डर लीव्स, ये हो गया दूसरा। और दूसरा होता है सिकल लीफ डिजीज, मतलब कि यदि प्लांट में फास्फोरस की कमी हुई तो वहाँ पे ब्रॉन्ज टाइप का एक अपीयरेंस दिखेगा। वहाँ पे एक जो प्लांट लीफ होगी, उस लीफ पे एक ब्रॉन्जिंग टाइप की, ओल्डर लीफ पे, भाई अब पहले देख चुके कि फास्फोरस कहाँ पाया जाएगा, एनपीके है, तो एनपीके की कमी कहाँ पाई जाएगी, ओल्डर लीफ पे। तो अगर फास्फोरस की कमी वहाँ पर हुई तो वहाँ पे ब्रॉन्जिंग टाइप का आपको स्ट्रक्चर दिखेगा। और दूसरा सिकल लीफ डिजीज इसी के कारण होता है। अगर फास्फोरस की कमी प्लांट में हुई तो वहाँ पे सिकल लीफ डिजीज आपको मिलेगा। चलो डायरेक्ट याद करिए कि फास्फोरस कमी होगी तो कौन सा रोग होगा, सिकल लीफ डिजीज। थर्ड देखते हैं ऑक्सीजन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। ऑक्सीजन के कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो आप कभी आलू देखे हैं, आलू अगर देखे होंगे तो उसको कभी अगर काटे होंगे तो अंदर आपको कभी कभी कालापन दिखाई देता है। जो कालापन दिखाई देता है वो किसके कमी से होता है, ऑक्सीजन के कमी के कारण ही होता है। लेकिन कहाँ पे, जब आलू को स्टोर रूम में रखा जाता है, कहाँ पे, भंडारण में। अगर उसे भंडारण में रखा जा रहा है, वहाँ पे अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई तो वहाँ पे एक रोग होता है जिसको बोलते हैं ब्लैक हार्ट रोग, ब्लैक हार्ट रोग बोलते हैं। और किसके कमी से होता है, O2 कमी से। कहाँ पर होता है, स्टोरेज रूम में, स्टोरेज रूम में, भंडारण में ऑक्सीजन के कमी के कारण कौन सा रोग होता है, ब्लैक हार्ट रोग। किस में होता है, पोटैटो में। नेक्स्ट देखते हैं पोटेशियम के कमी से कौन सा रोग होगा, तो इसमें स्कॉर्चिंग होती है, इसको बोलते हैं स्कॉर्चिंग मतलब कि पत्ती का जलना। किसी भी प्लांट में, अब लीची की बात नहीं करेंगे, किसी भी प्लांट में अगर पोटेशियम की कमी हो रही है तो आप देखेंगे जो प्लांट की लीफ होती है ऑटोमेटिक ही उसमें जलन शुरू हो जाती है। तो किसी भी प्लांट में अगर पोटेशियम की कमी हो रही है तो वहाँ पे पत्ती का जलना शुरू होगा। तो स्कॉर्चिंग किसके कमी से होती है, हमेशा पोटेशियम के कमी से होती है। नेक्स्ट पूछते हैं कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होगा, तो कैल्शियम की कमी से कैविटी स्पॉट ऑन लीफ, जैसे दांत की तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा किसी भी पत्ती पे। और टर्मिनल बर्ड, आप देखें फिगर में कि सबसे जो कैल्शियम और बोरान था उसकी कमी सबसे पहले कहाँ पर दिखाई देती थी, न्यूली लीफ पे। जो नई पत्तियाँ आती हैं वहाँ पे इसकी कमी दिखाई देती है। तो वहाँ पे यदि कैल्शियम की कमी हो गई तो जो न्यूली लीफ जो उसका बर्ड होगा वो ऑटोमेटिक ही मर जाएगा, डाई हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं सल्फर, जो कि अभी आप देख चुके हैं कि सल्फर के कमी से कौन सा रोग होगा। तो यहाँ पर कमी और अधिकता दोनों आपको मिल रहा है। पहले तो क्या होता है कि सल्फर की अगर कमी हुई तब भी येलोइंग, पीलापन होना शुरू हो जाएगा। नाइट्रोजन भी देखे थे ओल्डर लीफ पे, और हम बात करेंगे सल्फर, तो सल्फर पाए थे कहाँ पे, यंगर लीफ पे। यंगर लीफ पे अगर सल्फर की कमी हुई तो उसकी पत्तियाँ पीली होनी शुरू हो जाएगी। और किसी भी प्लांट में अगर सल्फर की अधिकता हो गई तो वहाँ क्या होगा, वहाँ पे एक नाम सुने आप, अकोची। ये भी किसमें, राइस के खेत में, धान के खेत में यदि सल्फर की H2S के फॉर्म में पाई जाती है, अगर इसकी अधिकता हो गई तो वहाँ पे एक अकोची नामक डिजीज क्रिएट हो जाएगी। किसकी अधिकता से, H2S की अधिकता से। तो यहाँ पर देखें कि सल्फर की कमी से क्या होगा, सल्फर के कमी से
अगर इसके हम अलावा पूछे तो सल्फर और कौन सा काम करता है? सल्फर हमेशा तेल के निर्माण में कार्य करता है, तो हाँ उसमें कमी होनी शुरू हो जाएगी। और पत्ती इसकी पीली होनी शुरू हो जाएगी कमी से। अगर अधिकता हो गया राइस के खेत में तो वहाँ पे एक अकोची नामक बीमारी है, अकोची नामक बीमारी है, यह बीमारी उसमें लगना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है बोरान। बोरान का भी स्टेज कहाँ देखिए, बोरान की डिफिशियंसी कहाँ पर पाई जाएगी? नई पत्तियों पे, जो एकदम न्यूली लीफ होगा वहाँ पे बोरान की कमी होगी। देखते हैं कि बोरान की कमी अगर किसी प्लांट में हो रही तो कौन सा रोग होगा? वहाँ होगा ब्राउनिंग। कॉलीफ्लावर में जो फूल गोभी है, फूल गोभी में बोरान की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? इसमें होता है ब्राउनिंग रोग। बोरान की कमी से ब्राउनिंग, देखिए सिंपल, अब पहचान जाएंगे बोरान है तो मतलब ब्राउनिंग होगा। वहाँ नाइट्रोजन था तो वहाँ बटनिंग था। नेक्स्ट है मैग्नीज। अगर मैग्नीज की कमी किसी भी प्लांट में हो रही है तो वहाँ पे ग्रे स्पाइक टाइप का रोग हो जाएगा। ग्रे स्पाइक, स्पेशली आपको जौ में दिखाया गया है कि जौ में अगर मैग्नीज की कमी हुई तो वहाँ पे ग्रे स्पाइक ऑफ डिजीज लगता है। नेक्स्ट है मोलिब्डेनम। सबसे फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा है कि मोलिब्डेनम की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पर हम पाए कि मोलिब्डेनम की कमी से व्हिपटेल, फूल गोभी में, कॉलीफ्लावर में अगर मोलिब्डेनम की कमी हो रही है तो वहाँ पे कौन सा रोग क्रिएट होगा? वहाँ पे होगा व्हिपटेल नामक बीमारी वहाँ पे लगना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है जिंक। और जिंक से तो आप सभी लोग फेमस है कि जिंक की कमी से कौन सा रोग होता है? पहला एकदम फेमस है कि राइस में, धान के खेत में कौन सा रोग होगा? खैरा रोग होगा। राइस के खेत में जिंक की कमी से कौन सा रोग होगा? खैरा रोग। दूसरा है वाइट बर्ड भी। मेज, मक्का और ज्वार में अगर जिंक की कमी से हुई तो वहाँ पे वाइट बर्ड, जो उसकी लीफ होती है ऊपर से सफ़ेद होना शुरू हो जाती है, तो वाइट बर्ड ऑफ सोरगम या तो वाइट बर्ड ऑफ मेज जिंक की कमी से, और खैरा रोग जिंक की कमी से होता है। देखिए पहला क्वेश्चन था कि सल्फर की कमी सबसे पहले कहाँ पर दिखाई देती है? तो हम लोग देखें कि किस किस स्टेज पे किस किस न्यूट्रिएंट की कमी सबसे पहले दिखाई देती है। फिर इसके बाद बात की कि हम इस जो ये न्यूट्रिएंट होते हैं, ये न्यूट्रिएंट की पोजीशन को कौन बताया था? तो पाए थे कि एक हमारे साइंटिस्ट थे आर्नन एंड स्टाउट, इनके द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था जिसको बोलते हैं क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी। इसके अनुसार प्लांट की पोजीशन को डिटरमाइन करते हैं। फिर पाए थे कि क्या कौन कौन सा इनका सिद्धांत था? तो पाया कि पहला सिद्धांत था कि किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी अगर प्लांट में हुई तो प्लांट अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकेगा। दूसरा था कि यदि किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो रही तो उसकी सप्लाई उसी न्यूट्रिएंट के द्वारा होगी। और जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं प्लांट में उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है कहाँ पे? मेटाबॉलिज्म में। चलिए पहला क्वेश्चन ये था। फिर उसके बाद हम लोग देखे थे कुछ डेफिशिएंसी। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि बंगाल फेमाइन अकर इज ड्यू टू। बंगाल में अकाल किसके कारण आया था? क्वेश्चन है आपका कि बंगाल फेमाइन किसके कारण आया था और कहाँ पर आया था? कहाँ पे बात होगी? तो बंगाल आप जान गए। देखिए इसका क्वेश्चन था कि बंगाल में अकाल का कारण क्या था। ऑप्शन आपके पास है ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस, धान का ब्राउन स्पॉट, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस पूरा इसका नाम होता है, और है बोथ, 1 और 2। चलिए इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिएगा। बंगाल फेमिन किसके कारण आया था? बंगाल में अकाल किसके कारण पड़ा था? पहला आपका ऑप्शन है ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस, दूसरा है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, थर्ड है फाइटोप्थोरा और लास्ट है 1 और 2, मतलब कि ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस और हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बोथ, 1 और 2। 1 और 2 अभी आपको मैं आके बताऊंगा कि 1 और 2 कैसे होगा। चलिए आप इसका राइट आंसर है 1 और 2, मतलब ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस और हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। यहीं आपको क्या दिख रहा है कि जो ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस है ये एक रोग हो गया। ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस ये राइस का एक रोग हो गया, और जो हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी आपको मिल रहा है ये उसी रोग का काजल ऑर्गेनिज्म है, इसी रोग के कारण यह रोग फैला है। तो इसमें दोनों आ गया। अब थोड़ा हम देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए पहले तो बात करते हैं राइस। राइस का आप लोग को साइंटिफिक नेम तो एकदम रट गया होगा क्योंकि एकदम ईजी है, ओराइजा सेटाइवा। राइस का साइंटिफिक नेम क्या था? ओराइजा सेटाइवा। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि बंगाल में जो फेमिन आई थी वह पहले कब आई थी, किस ईयर में? तो बंगाल में फेमाइन आई थी 1943 में। बंगाल में अकाल 1943 में आई थी।
किसके कारण आई थी और कहाँ पर आई थी? तो पहले तो बंगाल में अकाल किस पर आया था? राइस के खेत पे आया था, धान के खेत पे आया था। फिर बात करेंगे किसके कारण आया था, हमें रीज़न पता हो गया। फिर पूछेंगे उस रीज़न का क्या कुछ और अलग से कुछ बातें हैं, उसको भी देखते हैं कि बंगाल का अकाल हमेशा आया था कहाँ पे? राइस के खेत पे। कब आया था? 1943 में आया था। और देखते हैं कि किसके कारण आया था, तो मतलब कि वहाँ ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस, ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस, उसमें उस समय क्या हुआ था कि जो राइस का खेत था उस पर बहुत सारे ब्राउन कलर के स्पॉट बनना शुरू हो गए थे, जिसके कारण जो उसके लीफ हुए पूरी तरह से डाई हो गए थे और पूरा प्लांट सस्टेन नहीं कर पाया था। तो ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस किसका प्रमुख कारण है? बंगाल अकाल का। और ये ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस जिसको हिंदी में बोलते हैं धान में भूरी पत्ती धब्बा रोग, यह किसके कारण होता है? तो होता है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस का प्रमुख काजल ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पर देखें कि बंगाल का अकाल कब आया था और किस में आया था और किसके कारण आता है। तो देखें कि बंगाल का अकाल किस पर आया था? राइस पे आया था। किस साल में आया था? 1943 में आया था। किसके कारण आया था? ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस। ये ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस का मुख्य काजल ऑर्गेनिज्म क्या था? हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। और यह इस तरह की बीमारी हमेशा किस सॉइल में दिखती है? जिस सॉइल में पोटास की कमी होती है। जिस सॉइल में पोटास की कमी होगी वहाँ पे ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस हमेशा लगता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन जब ये पूछा है कि बंगाल में अकाल किसके कारण आया था, तो आया था हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी और ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस। देखिए यहाँ पर आपको दोनों मिल गया। इसी ऑप्शन में से बोल रहा था कि ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस के द्वारा, हेलमिंथोस्पोरियम के द्वारा या फाइटोप्थोरा के द्वारा, या तो 1 और 2। तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों थे। यहाँ से आप क्लियर कर लीजिएगा। आपसे क्वेश्चन इस पर 3-4 तरीके से पूछ सकता है। जैसे कि बंगाल में अकाल कब आया था? 1943 में आया था। बंगाल में अकाल किस पर आया था? तो हमेशा यह राइस पे आया था। किसके कारण आया था? ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस। और ये ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस का मुख्य काजल ऑर्गेनिज्म क्या है? तो था हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। और हमेशा किस सॉइल में इस तरह का रोग देखा जाता है? जहाँ पे पोटास की कमी होती है। आगे बढ़ते हैं और कुछ राइस का डिजीज़ है उसको भी लगे हाथ देख लेते हैं। देखते हैं कि राइस की डिजीज़, जैसे कि आप नाम सुनेंगे खैरा डिजीज़। खैरा डिजीज़ अभी मैं आपको आगे बताया था कि खैरा डिजीज़ क्या होती है। खैरा डिजीज़ हमेशा किसके कमी से होती है? जिंक के कमी से। खैरा रोग हमेशा जिंक के कमी के कारण लगता है। कहाँ पे? राइस के खेत में। और जहाँ पे जब राइस के आप नर्सरी लगाते हैं उसी समय इस तरह का रोग हमेशा मिलता है। इसमें क्या हुआ कि जो आपके राइस की सीडलिंग होंगी पूरी तरह से खैरा रंग की हो जाएगी, खैरा रंग की। इसलिए पूछता है कि खैरा डिजीज़ किसके कारण आई थी? जिंक के कमी के कारण। या एक देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे कि न्यूट्रिएंट की कमी के कारण होता है, और या तो फंगस की कमी या बैक्टीरिया वायरस। तो जो भी आपको खैरा डिजीज जहाँ भी दिख गया तो खैरा रोग किसके कमी के कारण होगा? यह हमेशा न्यूट्रिएंट या तत्व के कमी के कारण होगा। वह कौन सा तत्व है? तो आपका जिंक है। और यह बीमारी कहाँ पर लगती है? हमेशा और हमेशा नर्सरी में लगती है। जो खैरा डिजीज है, खैरा डिजीज को सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने देखा था? तो एक साइंटिस्ट थे वाई.एल. नेने 1966 में। वाई.एल. नेने के द्वारा सबसे पहले खैरा डिजीज़ देखा गया था। और वाई.एल. नेने कहाँ गए थे? वाई.एल. नेने पंतनगर, जानते हैं आप लोग? पंतनगर एक यूनिवर्सिटी है जो कि सबसे, आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि सबसे पहली कृषि विश्वविद्यालय कौन सी है, तो आपका यही होगा पंतनगर का GBPANT, गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है। इसी में सबसे पहले इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1960 में हुई थी। मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि पंतनगर में जो यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी। और जो वाई.एल. नेने थे कहाँ के थे? वहीं के थे। इन्होंने बताया था कि जो खैरा रोग होता है उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे? तो जिंक सल्फेट का छिड़काव करके 25 केजी पर हेक्टेयर यदि जिंक का छिड़काव आप कर रहे हैं राइस के खेत में, तो वहाँ पे खैरा रोग का आना मुश्किल होगा। वहाँ पे खैरा रोग आपको दिखेगा ही नहीं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे कि खैरा रोग किसके कमी के कारण होता है? तो न्यूट्रिएंट की कमी के कारण होता है। कौन सा न्यूट्रिएंट? जिंक। इसको सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने देखा था? वाई.एल. नेने ने देखे थे। ये कहाँ के थे? पंतनगर के थे। अब पहली कृषि विश्वविद्यालय कौन सी है? तो GPB पंत एंड टी, गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी है। कहाँ पर है? पंतनगर में है। उसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में। और खैरा रोग की डिफिशियंसी कैसे दूर कर सकते हैं? तो वहाँ पे जिंक सल्फेट के छिड़काव से।
दूसरा रोग आपको दिख रहा है ब्लास्ट ऑफ राइस। ब्लास्ट ऑफ राइस, जो ब्लास्ट ऑफ राइस एक डिजीज है वो किसके कारण होता है? वो होता है पायरिकुलेरिया ओराइजा का कारण। ये इसका काजल ऑर्गेनिज्म है ब्लास्ट ऑफ राइस का, और इसको रिच राइस मेंस डिजीज भी कहा जाता है। राइस मेंस डिजीज के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम देखें क्या, पहले ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस देखें, फिर उसके बाद खैरा रोग, इसके बाद ब्लास्ट ऑफ राइस। आपका नेक्स्ट है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। यहाँ आपको बात से लगेगा कि बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है तो किसके कारण होगा? बैक्टीरिया के कारण होगा। और कौन सा बैक्टीरिया होगा? तो जहाँ भी बैक्टीरिया आपका बात आ गई तो वहाँ पे ज़ैंथोमोनास की बात करेंगे। ज़ैंथोमोनास ओराइजी, ज़ैंथोमोनास ओराइजी के कारण कौन सा रोग होता है राइस में? बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। दूसरा है शीथ ब्लाइट। शीथ ब्लाइट का काजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है? राइजोक्टेनिया सोलेनी। और इसके बाद लास्ट आपका है बेक्कन डिजीज। बेक्कन डिजीज का काजल ऑर्गेनिज्म क्या है? ये होता है जिब्रेला रोजुकोराई। रोजुकोराई, और इसी को किसी और नाम जानते हैं जिसको बोलते हैं फुलिश सीडलिंग डिजीज। फुलिश सीडलिंग डिजीज। देखिए राइस, देखिए हम राइस का क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस, सॉरी बंगाल का अकाल किससे संबंधित है? तो हम लोग देखें कि बंगाल का अकाल राइस से संबंधित है। इसमें कि ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस एक रोग आया था, उस रोग का काजल ऑर्गेनिज्म क्या था? हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। इसके कमी के कारण बंगाल में अकाल आया था 1943 में। फिर हम देखें राइस में कौन कौन से रोग लगते हैं और उसका मुख्य काजल ऑर्गेनिज्म कौन कौन सा था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुतों बार ही पूछता है। पहला जो तीसरा क्वेश्चन यह कह रहा है कि द डिजीज काज्ड बाय द पक्सिनिया ग्रेमनीज टिटिसाई इन व्हीट। यहाँ पूछ रहा है कि पक्सिनिया ग्रेमनी टिटिसाई गेहूं में किस रोग का कारक है? किस रोग का कारक है? ऑप्शन आपके पास है ब्लैक रस्ट, स्टेम रस्ट, ब्लैक रस्ट, स्टेम रस्ट, येलो रस्ट और दोनों, मतलब कि ब्लैक रस्ट और स्टेम रस्ट दोनों। चलिए इसका आप आंसर दीजिए, बहुत ईजी है। आप लोग वीट को जहाँ मैं इसको पहले जो 3 वीडियो थे उसमें इसका जिक्र किया हूँ कि कौन सा रोग गेहूं में किसके कारण होता है, यहाँ भी करूँगा आपको। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, अब इसका आंसर दीजिए कि पक्सिनिया ग्रेमनी टिटिसाई रोग किसके कारण होता है? गेहूं में पक्सिनिया ग्रेमनी टिटिसाई रोग किसके कारण होता है? तो पहले बात करते हैं ब्लैक रस्ट या स्टेम रस्ट, येलो रस्ट या दोनों। इसका राइट आंसर होगा दोनों, मतलब कि ब्लैक रस्ट और स्टेम रस्ट। अब देखते हैं कि गेहूं में कौन कौन सा रोग लगता है। तो गेहूं में देखते हैं कि पहले तो बात करेंगे जो पक्सिनिया वाली बात थी, वो तीनों पक्सिनिया कहाँ लगती है? गेहूं में लगती है। हमेशा किस फार्म में? रस्ट के फार्म में। तो यहाँ पर पाए कि जो वीट है, गेहूं है, जिसका साइंटिफिक नेम ट्रिटिकम एस्टिवम, ये तो आपको अच्छे से याद होगा। ट्रिटिकम एस्टिवम आपको एकदम अच्छे से याद होगा कि क्या होता है। ये एक गेहूं का साइंटिफिक नेम था। फिर बात करते हैं गेहूं के रोग में, और उसी रोग में पहला रोग लगता है रस्ट। रस्ट लगता है। ये रस्ट कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। रस्ट हमेशा 3 प्रकार का होता है। और रस्ट किसके कारण लगता है? तो हमेशा फंगस के कारण होता है। फंगस के कारण होता है। देखते हैं कि पहला रस्ट क्या है। पहला रस्ट है ब्राउन या तो लीफ रस्ट। पहला रस्ट है ब्राउन या तो लीफ रस्ट। देखिए ब्राउन रस्ट बोले या तो उसी को लीफ रस्ट बोले। भूरा या तो पत्तियों का रस्ट। इसका काजल ऑर्गेनिज्म क्या होगा? इसका काजल ऑर्गेनिज्म होगा पक्सिनिया रिकॉन्डिटा टिटिसाई। देखिए इसको आप अच्छे से रटिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको बार बार देता है। तो पहला इसका जो रस्ट लगता है उसको बोलते हैं ब्राउन या तो लीफ रस्ट। या इसका काजल ऑर्गेनिज्म क्या होगा? इसका काजल ऑर्गेनिज्म होगा पक्सिनिया रिकॉन्डिटा टिटिसाई। दूसरा रस्ट क्या होगा? येलो रस्ट या तो स्ट्रिप रस्ट। इसका काजल ऑर्गेनिज्म क्या होगा? इसका होगा पक्सिनिया स्ट्रीफॉर्मिस। पक्सिनिया स्ट्रीफॉर्मिस। इसके बाद देखते हैं थर्ड रस्ट कौन सा है। देखिए ब्लैक रस्ट या तो स्टेम रस्ट, यही क्वेश्चन आपसे पूछा था। और इसका काजल ऑर्गेनिज्म क्या है? पक्सिनिया ग्रेमनी टिटिसाई। अब क्वेश्चन आपसे ऐसे नहीं पूछने वाला है कि गेहूं का इसमें प्रमुख रोग कौन सा, वैसे पूछेगी गेहूं का इसमें से कौन सा प्रमुख रोग है और उसका काजल ऑर्गेनिज्म क्या होगा। थोड़ा सा डीप अब जा रहा है बीएचओ। यहाँ पर देखें कि ब्लैक रस्ट या स्टेम रस्ट का मुख्य काजल ऑर्गेनिज्म क्या है? तो पक्सिनिया ग्रेमनी टिटिसाई। पक्सिनिया ग्रेमनी टिटिसाई। इसको कीलर रोग भी कहते हैं। देखिए ब्लैक रस्ट को ही कीलर रोग कहा जाता है। कौन सा रोग? कीलर रोग कहा जाता है।
नेक्स्ट देखते हैं रोग कौन सा लगता है, करनाल बंट। करनाल बंट, इस करनाल बंट का मुख्य काजल ऑर्गेनिज्म क्या होगा, नियोवासिया इंडिका। नियोवासिया इंडिका करनाल बंट का मुख्य काजल ऑर्गेनिज्म है। और करनाल बंट सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट देखे थे, तो एक साइंटिस्ट थे हमारे मित्रा, साइंटिस्ट हैं जो मित्रा ने 1931 में सबसे पहले देखा था कि गेहूं के खेत में करनाल बंट लगता है। और वह करनाल बंट का मुख्य काजल ऑर्गेनिज्म क्या था, नियोवासिया इंडिका। अब नियोवासिया इंडिका को ही गेहूं का कैंसर रोग भी कहा जाता है। देखिए इसको बोलते थे हम लोग क्या, ब्लैक या स्टेम रस्ट को, इसको बोलते थे किलर रोग, और इसको बोलते हैं जो करनाल बंट है इसको कहा जाता है कैंसर रोग गेहूं का। अगला बात करते हैं कौन सा रोग है, लूज स्मट। लूज स्मट का मुख्य काजल ऑर्गेनिज्म क्या है, अस्टिलागो न्यूडा टेटिसाई। अस्टिलागो न्यूडा टेटिसाई। और ये जो अस्टिलागो न्यूडा टेटिसाई है, जो लूज स्मट है, ये किस तरह से रोग फैलता है, तो सीड बॉर्न, बीज के द्वारा ही यह रोग फैलता है उसमें, गेहूं के खेत में। यहाँ पर हम देखें कि जो लूज स्मट है, लूज स्मट का काजल ऑर्गेनिज्म क्या है, अस्टिलागो न्यूडा टेटिसाई। और यह किस तरह से रोग फैलता है, सीड के द्वारा ही फैला जाता है। नेक्स्ट है ईयर कोकल, गेहूं का ईयर कोकल रोग। यह ईयर कोकल रोग किसके द्वारा पहले इसका पढ़ते हैं मुख्य काजल ऑर्गेनिज्म। तो इसका मुख्य काजल ऑर्गेनिज्म होता है एंगुना टेटिसाई, एंगुनी टेटिसाई। और ये जो एंगुनी टेटिसाई है ये किसके द्वारा फैलाई जाती है, निमेटोड के द्वारा। देखिए गेहूं में एक पहली बीमारी है जो कि न तो फंगस से फैली, न तो न्यूट्रिएंट की कमी से फैली, या न तो बैक्टीरिया से, या किससे फैली थी, निमेटोड से। और जो एंगुनी टेटिसाई है ये क्या है, एक तरह का निमेटोड है। और ये कौन सा रोग फैलाता है, ईयर कोकल। नेक्स्ट आपका है पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू का मुख्य काजल ऑर्गेनिज्म क्या है, इरिसिपी ग्रेमिनीज टेटिसाई। इरिसिपी ग्रेमिनी टेटिसाई। तो देखिए यहाँ पर हम लोग 5-6 डिजीज के बारे में पढ़े, 5-6 डिजीज देखे कि गेहूं में कौन कौन सा रोग लगता है। पहले हम बात किए थे इसका रस्ट का। रस्ट 3 प्रकार का होता है, ब्लैक रस्ट, येलो रस्ट और ब्लैक रस्ट पढ़े, येलो रस्ट पढ़े। फिर इसके बाद हम देखे अगला आपका था ब्राउन रस्ट। 3 तरह के रस्ट थे और उसका मुख्य काजल ऑर्गेनिज्म देखे, और देखे कि रस्ट किसके द्वारा होता है, तो हमेशा फंगस के द्वारा होता है। रस्ट पढ़े, फिर उसके बाद देखे और कौन सा रोग लगता है, इसमें लूज स्मट लगता है। लूज स्मट का मुख्य काजल ऑर्गेनिज्म क्या होगा, अस्टिलागो न्यूडा टेटिसाई। फिर इसके बाद पढ़े ईयर कोकल। ईयर कोकल एक तरह का रोग होता है, किसमें लगता है, गेहूं में, किसके द्वारा, निमेटोड के द्वारा। और उस निमेटोड का नाम क्या है, एंगुना टेटिसाई। फिर उसके बाद हम देखें पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू का मुख्य काजल ऑर्गेनिज्म देखें कि इरिसिपी ग्रेमिनीज टेटिसाई। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वेक्टर ऑफ कॉटन लीफ कर्ल वायरस, ये कपास लीफ कर्ल वायरस का मुख्य वेक्टर क्या है। क्वेश्चन है कि वेक्टर ऑफ कॉटन लीफ कर्ल वायरस इज, जो कपास लीफ कर्ल वायरस का प्रमुख वेक्टर क्या है। ऑप्शन आपके पास सामने है, थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई, बीटल्स या माइट्स। चलिए इसका फटाफट आप आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन पढ़ा हूँ कि कपास लीफ कर्ल का मुख्य वेक्टर कौन सा है, मतलब कि कपास लीफ कर्ल जो डिजीज होती है वो किसके द्वारा फैलाई जाती है, थ्रिप्स के द्वारा, व्हाइट फ्लाई के द्वारा, बीटल के द्वारा या माइट्स के द्वारा। इसका राइट आंसर है व्हाइट फ्लाई के द्वारा, बेमेसा टाइबासाई के द्वारा। चलिए इसका हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि हमें देखेंगे वायरस टाइप के क्रॉप में किसके द्वारा जो आपका फसल है, किस फसल का प्रमुख वेक्टर कौन सा है रोग फैलाने वाला। तो पहले ही बात करेंगे हम लोग कपास का। कपास में कौन कौन सा रोग लगता है, एक फेमस रोग पढ़े होंगे पिंक बाल वर्म रोग। पिंक बाल वर्म रोग, इसका प्रमुख कीट कौन सा हुआ, पिंक बाल वर्म रोग हुआ। और जो वहाँ पर लीफ वायरस को, जो लीफ कर्ल वायरस को पहुँचाने वाली बात हुई थी, कौन पहुँचाता है, व्हाइट फ्लाई। व्हाइट फ्लाई देखें कि जो कपास है, कपास का मुख्य कीट क्या है, पिंक बाल वर्म और व्हाइट फ्लाई। दूसरा बात करेंगे राइस का। राइस चावल का प्रमुख कीट कौन सा है, स्टेम बोरर। स्टेम बोरर जिसको बोलते हैं तना छेदक, यह चावल का प्रमुख कीट बना जाता है। और दूसरा है गंधी बग। गंधी बग भी चावल की प्रमुख कीट है। नेक्स्ट आपका शुगर केन, गन्ना फसल की प्रमुख कीट कौन सा है, टॉप बोरर और सूट बोरर। टॉप बोरर और सूट बोरर इसके प्रमुख इंसेक्ट माने जाते हैं। गेहूं का प्रमुख कीट कौन सा होता है, गेहूं का प्रमुख कीट होता है आर्मी वार्म या गुजिया बेबिल्स या टर्माइट। ये 3 तरह के इंसेक्ट है जो कि गेहूं के प्रमुख कीट माने जाते हैं।
मेज का भी होता है स्टेम बोरर। और चना देखिए एक तरह का फली होती है, तो उसके फली को छेद करने वाले ही इसके प्रमुख कीट माने जाएंगे। तो चना का प्रमुख कीट होता है पॉड बोरर। नेक्स्ट आपका है मस्टर्ड का प्रमुख कीट होता है एफिड, मस्टर्ड साफ्लाई। तो यहाँ पर हम देखें कि जो कपास का प्रमुख कीट कौन सा होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपको पूछा था कि लीफ कर्ल वायरस का प्रमुख वेक्टर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका व्हाइट फ्लाई। फिर यहाँ पर देखिए हम लोग बैरियस क्रॉप में कौन कौन से इंसेक्ट उसके प्रमुख हैं। तो देखिए पहले हम लोग कपास का पिंक वॉलवर्म और व्हाइट फ्लाई इसका प्रमुख कीट है। राइस की बात किए तो राइस में स्टेम बोरर और गंधी बग इसके प्रमुख कीट माने जाते हैं। शुगर केन में टॉप बोरर और सूट बोरर। फिर इसके बाद देखें गेहूं का प्रमुख कीट कौन सा होता है, तो इसमें टर्माइट होता है, दीमक, गुजिया बेबिल्स और आर्मी वार्म। ये 3 इंसेक्ट इसके प्रमुख इंसेक्ट माने जाते हैं। मेज की बात करेंगे तो इसका भी प्रमुख कीट होता है स्टेम बोरर। और ग्राम चना की बात करेंगे तो इसका प्रमुख कीट होगा पॉड बोरर। मस्टर्ड का प्रमुख कीट होगा एफिड और मस्टर्ड सा फ्लाई। बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और लास्ट क्वेश्चन है मेज हैज़ द सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर। एक क्वेश्चन बोल रहा है कि मक्का में गुणसूत्र संख्या पाई जाती है। ऑप्शन आपके पास है 20, 40, 28, 14। चलिए ये तो एकदम क्वेश्चन मैं पहले ही बता चुका हूँ। आप पहले अगर यदि पीछे का वीडियो सभी देखे होंगे तो वहाँ आपको पता होगा कि मेज में कितना 2n नंबर पाया जाता है, क्रोमोसोम नंबर पाया जाता है। चलिए इसका पहले आप फटाफट आंसर दीजिए कि इसका आंसर होगा क्या। मेज में जो मेज है मक्का में कितने इकाई होता है। मेज में गुणसूत्र की संख्या कितनी पाई जाती है, 20, 40, 28 और 14। इसका राइट आंसर होगा 20। आपको पता है कि मेज का साइंटिफिक नेम क्या होता है। मेज का साइंटिफिक नेम होता है मेज का साइंटिफिक नेम होगा जिया मेज। और इसकी फैमिली कौन सी होगी, इसकी फैमिली क्या होगी, ग्रेमनी या तो पोएसी। और देखिए इसी को क्या बोला जाता है, मेज को क्वीन ऑफ सीरियल बोला जाता है, क्वीन ऑफ सीरियल। अच्छा, क्वीन ऑफ सीरियल अगर मेज को बोला जाता है तो किंग ऑफ सीरियल किसको बोलेंगे, कि जहां बात आएगी किंग ऑफ सीरियल मतलब कि फसलों का राजा, वहां बात करेंगे गेहूं की, कि गेहूं ही हमारा किंग ऑफ फसलों का राजा है और फसलों की रानी कौन सी है, तो हमारी मेज है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में बात किया था कि क्रोमोसोम नंबर के, कि मक्का में क्रोमोसोम की संख्या कितनी पाई जाएगी, तो यहाँ पर राइट आंसर इसका 20 है। और थोड़ा सा देखते हैं कि विभिन्न जो क्रॉप होते हैं, जितने फसल होते हैं, सभी फसल में कितने क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, पहले तो बात करते हैं क्रोमोसोम नंबर। गुणसूत्र संख्या होती क्या है, गुणसूत्र संख्या को सबसे पहले कौन दिया था, स्ट्रासबर्गर ने। गुणसूत्र जो होता है, गुणसूत्र को सबसे पहले कौन दिया था, स्ट्रासबर्गर ने। और ये तो दिया था पूरा एकदम होल कॉन्सेप्ट, लेकिन जो क्रोमोसोम होता है इसका कॉन्सेप्ट कौन दिया था, ये टर्म कौन दिया था। बात करेंगे जब टर्म की, जब शब्द की, कि गुणसूत्र का शब्द कौन दिया था, एक साइंटिस्ट थे वाल्डेयर ने क्रोमोसोम शब्द दिया है। और जो क्रोमोसोम का कॉन्सेप्ट होता है उसे कौन दिया था, उसे दिए थे स्ट्रासबर्गर ने। अब देखेंगे किस फसल में कितना क्रोमोसोम नंबर होता है। आपको पता है कि क्रोमोसोम नंबर को कैसे डिनोट करते हैं, डिनोट करेंगे हम लोग 2n से। 2n से इसको डिनोट करते हैं। जितने भी क्रॉप होते हैं, बहुत सारे क्रॉप्स एप्लाइड होते हैं, कुछ डिप्लाइड, कुछ टेट्राप्लाइड, कुछ हेक्साप्लाइड होते हैं, कुछ एम्फीप्लाइड होते हैं। तो हम यहाँ पर इसकी जिक्र अच्छे से करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में पहले पूछा है क्रोमोसोम नंबर। तो बात करते हैं क्रोमोसोम का कॉन्सेप्ट कौन दिया है, तो पाया कि स्ट्रासबर्गर एक साइंटिस्ट है, इन्होंने बताया था कि क्रोमोसोम क्या होता है। और जो क्रोमोसोम जो गुणसूत्र होता है, इसका शब्द कौन दिया है, तो इसका शब्द दिया गया है वाल्डेयर के द्वारा। अब देखते हैं कि वेरियस क्रॉप्स में कितने क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं। जैसे ही बात करते हैं हम लोग क्या, पोटैटो का। पोटैटो एक तरह का टेट्राप्लाइड क्रॉप है, इसमें 2n नंबर कितना पाया जाएगा, 48। पोटैटो में गुणसूत्र संख्या कितनी पाई जाएगी, 48। तंबाकू टोबैको में कितना पाया जाएगा, 48। देखिए आलू और तंबाकू दोनों का सेम है। जैसे ही बढ़ते हैं राइस, तो राइस का आपको पहले से पता है कितना होता है, 24। राइस का 24। बार्ले जौ में कितना पाया जाएगा क्रोमोसोम संख्या, यहाँ पे 14। बाजरा में भी सेम 14 पाया जाएगा। और राई में भी 14। देखिए 3 देखेंगे, बार्ले, बाजरा और राई, इन तीनों फसलों में अगर क्रोमोसोम संख्या की बात करेंगे तो यहाँ पर कितना पाई जाएगी, 14।
फिर बात करते हैं ओनियन, प्याज में कितनी पाई जाएगी, इसमें 16। मटर में पी में क्रोमोसोम की संख्या 14। अब मेज आपका क्वेश्चन था कि मेज में कितना पाया जाएगा क्रोमोसोम संख्या, तो यहाँ पाया जाएगा 20। और लास्ट आपका है क्या, ज्वार में कितना पाया जाएगा, 20। तो क्रोमोसोम संख्या की जहाँ बात की हम लोग, क्रोमोसोम संख्या में देखें कि जो मेज है, मेज में कितना क्रोमोसोम संख्या पाई जाता है, तो यहाँ पर देखेंगे उसमें 20 क्रोमोसोम पाई जाती है, 2n=20। फिर देखें कि मेज का साइंटिफिक नेम क्या होता है, जिया मेज, सबको पता है। एक किस फैमिली की क्रॉप है, ग्रेमिनिया, तो पोएसी की है। और मेज को किस नाम से जानते हैं, क्वीन ऑफ सीरियल। अगर क्वीन ऑफ सीरियल मेज को कहते हैं तो किंग ऑफ सीरियल किसको कहते हैं, यहाँ पर देखेंगे हम गेहूँ कहते हैं। और यहाँ पे विभिन्न हम क्रॉप में उसके क्रोमोसोम संख्या को देखें। तो इस क्वेश्चन में हम, इस वीडियो में हम लोग 5 क्वेश्चन देखे। पहला क्वेश्चन आप देखे थे कि सल्फर के डिफिशियंसी सबसे पहले कहाँ शो होती है, तो हम देखेंगे उसमें प्लांट में किस न्यूट्रिएंट की पोजीशन कहाँ पर होती है, उसकी डेफिशिएंसी की। तो पाए थे कि कैल्शियम और बोरान की डेफिशिएंसी कहाँ पर शो होती है, हमेशा एकदम न्यूली लीफ पे। फिर काफ़ी मन से, मतलब कापर, आयरन, मैग्नीज और सल्फर, इसकी कमी कहाँ सबसे पहले शो करेगी, वो सबसे पहले शो करेगी एंगर लिप्स पे। फिर मध्य लिप पे किस न्यूट्रिएंट की कमी होगी, वहाँ पे जिंक होगी। जैसे पाए थे ओल्डर लिप पे, तो यहाँ पे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मोलिब्डेनम और मैग्नीशियम, ये 5-6 न्यूट्रिएंट की कमी हमेशा कहाँ शो करेगी, ओल्डर लिप पे। फिर देखे थे कि जो ये थे न्यूट्रिएंट की कमी, इनको सबसे पहले कौन बताया था, तो साइंटिस्ट थे आर्नन एंड स्टाउट, इन्हीं ने बताया था कि न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी कहाँ कहाँ शो करती है। इनके अनुसार 3 सिद्धांत बताए गए थे, हम लोग सिद्धांत को अच्छे से पढ़े। फिर उसके बाद देखें किस न्यूट्रिएंट की कमी से किस फसल में कौन सा रोग होता है। फिर उसके बाद आए थे दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन था बंगाल फेमन किस पर आया था, तो बंगाल का अकाल हमेशा आया था राइस पे। किस ईयर में आया था, 1943 में आया था। फिर हम देखे थे राइस में कौन कौन से विभिन्न रोग लगते हैं। फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन हमारा था कि जो कपास में लीफ कर्ल वायरस लगता है उसका वेक्टर कौन है, तो उसका वेक्टर देखिए व्हाइट फ्लाई होता है। फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आए थे, उसके बाद हमारा क्वेश्चन था कि पक्सिनिया, जो गेहूं में रस्ट लगते हैं, 3 तरह के रस्ट होते हैं, तो कौन सा रस्ट का काजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है और उसका दूसरा नाम क्या है, उसको भी देखे। फिर उसके बाद हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था कि मेज में क्रोमोसोम संख्या कितनी होती है, तो उसको देखे कि उसका क्रोमोसोम संख्या कितना होता है। फिर यह भी देखे कि क्रोमोसोम संख्या दिया कौन था और उसका शब्द कौन बनाया था। और बहुत सारे फसलों में उसको हम देखे थे कि किस फसल में कितना क्रोमोसोम संख्या होता है। चलिए, जो आज का हम लोग का वीडियो है, इसमें 5 क्वेश्चन को अच्छे से देखें, हम लोग इसको इधर उधर की बातें भी सब कुछ जाने, क्योंकि यदि इस क्वेश्चन से अगर कोई क्वेश्चन बन रहा है तो आप लोग का वह बचेगा नहीं, आप लोग उसको अच्छे से करके आएंगे। चलिए, अभी आप लोग को हम लोग मिलेंगे दूसरे लेक्चर में नई एनर्जी के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब के लिए आप लोग को धन्यवाद। जय हिंद। एकदम मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। भोलेनाथ की कृपा हो कि आप लोग इस महामारी से बचे रहे और अच्छे से BHU में एंट्री करें। चलिए, धन्यवाद।